एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह दो चिड़िया लिए हुए आया और भावच से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वहाँ नया व्यंजन बनाने बैठी। हंडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। बड़े घर की बेटी, किफ़ायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी ना था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया है, इतना जल्दी उड़ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वहाँ सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह शुद्धा से बावला मनुष्य जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावच की यहाँ ढिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मायके में तो चाहे घी की नदियाँ बहती हो, स्त्री गालियाँ सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मायके की निंदा उसने नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी नित्य नहीं कहर खा जाते। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता है जीभ पकड़कर खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया। बोली, वहाँ होते तो आज इसका मजा चखाते। अब आपड़ उज्जड़ ठाकुर से ना रहा गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता उसे उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ुआ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ुआ रोकी, सिर बच गया, पर उंगली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पति को यहाँ घटना हुई थी। 2 दिन तक आनंदी को भवन में रही, ना कुछ खाया ना पिया। उनकी बाट देखती रही। अंत में शनिवार को वहाँ नियमानुकूल संध्या समय घर आए और बाहर बैठा कर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे। यहाँ वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा। गांव के भद्रा पुरुषों को इन बातों में ऐसे आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुधि न रहती थी। श्रीकंठ को पिंड छोड़ना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया। पंचायत उठी। एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिए कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनीमाधव सिंह ने बेटे की ओर साक्षी दी। हाँ बहू, बेटियों का यहाँ स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुँह लगे। लाल बिहारी वहाँ बड़े घर की बेटी है। हाँ तो हम भी तो कोई कुर्मी कहर नहीं है। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। वहाँ भरी बैठक थी। यहाँ हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्ता तो प्रसन्न है। श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में यहाँ क्या उपद्रव मचा रखा है? आनंदियों की त्योरियों पर बल पड़ गया। झुलझुलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे यहाँ आग लगाई है उसे पाँव मुँह झुलस दो। श्रीकंठ, इतनी गर्म क्यों होती हो? बात तो कहो। आनंदी, क्या कहूँ, यहाँ मेरे भाग्य का फेर है। नहीं तो गवार छोकरा जिसको चपरासीगिरी करने का भी शऊर नहीं, मुझे खाड़ू से मार कर यूँ ना अकड़ता। श्रीकंठ, सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो। मुझे तो
कुछ पता नहीं आनंदी। परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक ना था, वहाँ सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है। बस इसी पर मेरे मायके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे ना रहा गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नहीं कहर खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर इस अन्यायी ने मुझ पर खाड़ू फेंक मारी। यदि हाथ से ना रोक लूँ तो सिर फट जाए। उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा है वहाँ सच है या झूठ। श्रीकांत की आंखें लाल हो गई। बोले, यहाँ तक हो गया इस छोकरे का यहाँ साहस। आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकांत बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्होंने कदाचित ही कभी क्रोध आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम देते हैं। रात भर करवटें बदलते रहे। उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निभा ना होगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकांत ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं वे ही बातों अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। बेनीमाधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों श्रीकांत? इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वह उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरों का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खाड़ुआ और जूतों की बौछार होती है। खाड़ी बात तक चिंता नहीं। कोई एक की दो पहले वहाँ तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यहाँ कदीप नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लाद घूसे पड़े और मैं दम ना मारूं। बेनीमाधव सिंह कुछ जवाब ना दे सके। श्रीकांत सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अवाक्रा रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती है। उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। श्रीकांत, इतने में जानता हूँ आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इस गांव में कई घर संभल गए, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवर्त व्यवहार मुझे असह्य है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देते। अब बेनीमाधव सिंह भी गरमाए। ऐसी बातें और ना सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उसे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ लो। लेकिन श्रीकांत, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। बेनीमाधव सिंह स्त्री के पीछे। श्रीकांत जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक का कारण। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यहाँ नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इस बीच में गांव के और कई सज्जन के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब यहाँ सुना कि श्रीकांत पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियों सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगी। गांव में कुछ ऐसा कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। वे कहा करते थे श्रीकांत अपने बाप से दबता है, इसलिए वहाँ डब्बू है। उसने विद्या पढ़ी इसलिए वहाँ किताबों का कीड़ा है। बेनीमाधव सिंह उनकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते। यहाँ उसकी मूर्खता है। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्का पीने के बहाने और कोई लगान की रसीद दिखाने आकर बैठ गया। बेनीमाधव सिंह पुराने आदमी थे। इन भावों को तोड़ गए। उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ ही क्यों ना हो, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर ना दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ। तुम्हारे जो जी चाहे करो। अब तो लड़के से अपराध हो गया। इलाहाबाद के अनुभव रहित जलालिया हुआ ग्रेजुएट इस बात को ना समझ सके। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। इस
हथकंडों की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वहाँ उसकी समझ में न आया। बोला, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बेनी माधव, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्ख की बात पर ध्यान नहीं देते। वो बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो।